क्या आपको पता है अंग्रेजों ने हमारे देश पर 200 साल तक राज किया, लेकिन ये गुलामी 1857 में खत्म हो सकती थी। यानी हमारा देश भारत 90 साल पहले आजाद हो सकता था। लेकिन अगर हम 90 साल पहले आजाद हो जाते तो क्या हम आज भी एक डेवलपिंग कंट्री होते? आज हम अपनी आजादी की कहानी के उस अधूरे पन्ने की बात करने जा रहे हैं जो हम कभी भी भुला नहीं सकते। हम बात करने जा रहे हैं 1857 के रिवोल्ट की, जिसको सीपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है 1857 का भारत। आप क्लियरली ये देख सकते हो, इसमें सिर्फ ये और ये तीन रीजन्स मीरठ, दिल्ली और कानपुर ही थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेल कर रहे थे। लेकिन फिर आया 1857 रिवोल्ट का दौर, जब स्थिति कुछ ऐसी बदली कि दिल्ली के इलाके में उसी वक्त ब्रिटिशर्स सिर्फ 40,000 के अराउंड थे और उनके अपोज में करीब 2 लाख रिवॉल्यूशनरीज, जिन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। सिर्फ इन 2 से 3 महीनों के अंदर ही मामला इतना बिगड़ गया कि उसी वक्त के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कैनिंग के खुद के ये शब्द थे कि घड़ी ऐसी आ गई थी कि हम भारतवासियों के हाथ से रौंद दिए जाते। ये वही दौर था कि भारत आजादी के एकदम करीब था, मगर अफसोस कुछ चीजें अगर अलग हुई होती तो शायद हम 90 साल पहले आजाद हो गए होते। 29 मार्च 1857 बैरकपुर में स्टेशन ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक सीपॉय मंगल पांडे ने अपने सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर को गोली से मार दिया। वजह यह थी कि उस वक्त की इनफील्ड राइफल की बुलेट कार्ट्रिजेस में काऊ और पिग फैट का यूज किया जाता था, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता था। और इन कार्ट्रिजेस को गन में लोड करने से पहले अपने दांतों से बाइट करना होता था। इसलिए इस ट्रिगर की वजह से दोनों धर्म के सोल्जर्स इस विरोध में एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो गए। तो चिंगारी तो ब्रिटिशर्स से लग चुकी थी, लेकिन ये विरोध आग में तब तब्दील हुआ जब ब्रिटिशर्स ने मंगल पांडे को उनकी इस बगावत की वजह से सरेआम फांसी दे दी। इससे मीरठ, लखनऊ, बरेली, कानपुर और झांसी के आर्मी कैंप्स में स्टेशन्ड सारे इंडियन सीपॉय इतने ज्यादा भड़क उठे कि उन्होंने इन्हीं एरियाज के ऑलमोस्ट सारे सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार डाला और इन इलाकों के आर्मी कैंप पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इनफैक्ट उन्होंने सारे एरियाज को ही अपने कब्जे में लेके उन जगहों को ब्रिटिशर्स के चंगुल से छुड़ा लिया था और बहादुर शाह जफर तब के आखिरी मुगल राजा का राज नॉमिनली रिस्टोर कर लिया था। इसके बाद इन क्रांतिकारियों ने अपना रुख दिल्ली की तरफ मोड़ लिया, क्योंकि उन्हें इस विद्रोह को नेशनल लेवल पर लेके जाना था और वो तभी पॉसिबल होता जब इसका कोई नेशनल फेस हो। और दिल्ली इसलिए क्योंकि चाहे दिल्ली सल्तनत हो या मुगल्स, ये धारणा बन चुकी थी कि जिसने दिल्ली पर कब्जा किया वो पूरे भारत पर कब्जा कर सकता है। और इसीलिए रिवॉल्यूशनरीज ने ब्रिटिश पेंशन पर जी रहे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस लड़ाई का फेस बनाने का सोचा, जो एक समय पर मेजॉरिटी भारत पर निर्विद्रोह यानी कि अनडिस्प्यूटेड राज करते थे। और फिर बस इसी मोटिव से 70,000 की सेना लाल किले के अंदर इकट्ठा हो गई। इसे देखकर मजबूरन बादशाह को रिवॉल्यूशनरीज की बात माननी पड़ी और बादशाह के हाँ करते ही ये आजादी की जंग की चिंगारी आसपास के शहरों में फैलने लगी। लेकिन ये मूवमेंट सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित था। बहादुर शाह के बूढ़े होने की वजह से दिल्ली से जनरल बख्त खान लीड कर रहे थे और नाना साहेब कानपुर से इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। नाना साहेब लास्ट पेशवा बाजीराव II के अडॉप्टिव सन थे और ब्रिटिशर्स के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी की वजह से उन्हें पूना से बाहर कर दिया गया था। साथ ही बेगम हजरत महल लखनऊ से, खान बहादुर खान बरेली से, कुंवर सिंह बिहार से और रानी लक्ष्मीबाई झांसी तात्या टोपे के साथ इस रिवोल्ट को लीड कर रही थी। लोकल फार्मर्स और बाकी के लोग भी इसमें जुड़ने लगे और ये पूरा इलाका एक तरीके से वॉर जोन में कन्वर्ट हो गया। अब देखने में तो सब सही चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार हम अंग्रेजों से जीत ही जाएंगे, लेकिन इस दौरान हो गई हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती। ये रिवोल्ट इतना बड़ा हो चुका था कि दिल्ली को कंट्रोल करने के लिए मीरठ और बाकी जगह से आए रिवॉल्यूशनरीज की सैन्य टुकड़ियां अपने जीते हुए इलाकों को
अनगार्डेड छोड़कर लाल किले और दिल्ली में ही स्टेशनड हो गई। उन्होंने सारे ट्रेन्ड फोर्सेस को सिर्फ दिल्ली में ही स्टेशनड किया था, लेकिन बाकी के जीते हुए एरियाज जैसे लखनऊ, बरेली, कानपुर और झांसी को सिविलियन सोल्जर्स के भरोसे छोड़ दिया था। अब क्योंकि सिविलियंस वॉरफेयर टैक्टिक्स के लिए बिल्कुल अनट्रेन्ड थे, ऊपर से उन्हें गाइड करने वाला या उन्हें डायरेक्शन देने वाला भी कोई नहीं था, which ultimately resulted into a big loss for the revolutionaries। क्योंकि एक तरफ जहां पर ये रिवोल्ट चल रहा था, उसी वक्त उन्हीं इलाकों में कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स ने ये देखा कि कई इंडियन रिवॉल्यूशनरीज एक दूसरे को रोटी पास कर रहे हैं। यूएस के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश्ड एक स्पेशल आर्टिकल के अनुसार मार्च 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी सोल्जर डॉक्टर गिलबर्ट हीडो ने अपनी ब्रिटेन में रहने वाली बहन को खत लिखा था, और खत में ये लिखा था कि इंडिया में अचानक से कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी हैं। कुछ समझ नहीं आ पा रहा था कि ये किसी रिलीजियस सेरेमनी से रिलेटेड है या फिर किसी सीक्रेट सोसाइटी की करतूत। यहाँ पर सब इसे चपाती मूवमेंट का नाम दे रहे थे। जिनको इस मूवमेंट के बारे में नहीं पता है, उन्हें बता दूं कि उन दिनों हर गांव का एक लोकल चौकीदार हुआ करता था, और इनमें से कुछ चौकीदारों को अचानक से एक रोटी, एक चपाती मिलती है विद अ मैसेज था कि कुछ और चपाती बनाओ और वो अगले गांव के चौकीदार को पास ऑन करो। वो हर रात अपनी पगड़ी में छुपाकर वो चपाती अपने बगल के गांव तक ले जाते थे, और देखते ही देखते एक रोटी एक रात में करीब 200 से 300 किलोमीटर दूर तक ट्रैवल करने लगी। नाउ दिस वाज वेरी अलार्मिंग, क्योंकि जैसे कि आपने डॉक्टर गिलबर्ट की लेटर में खुद देखा, पहली बात तो ब्रिटिशर्स में काफी कंफ्यूजन था, और दूसरी बात उस स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के आर्टिकल के हिसाब से ये चपातियां ब्रिटिशर्स की फास्टेस्ट मेल सर्विस से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर रही थी, और ये सब कुछ साउथ में नर्मदा नदी से लेकर ऊपर नेपाल बॉर्डर तक, और फिर वहां से वेस्ट की और पंजाब तक भी। ये पूरा मूवमेंट एग्जैक्टली किसने शुरू किया, कहां से शुरू किया और क्यों किया गया, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इसके पीछे लोगों के बस कुछ अनुमान है कि शायद जैसे ब्रिटिशर्स कुछ अर्जेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए अपनी तब की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेलीग्राफ्स को यूज कर रहे थे, मगर ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे इंडियन रिवॉल्यूशनरीज के पास नहीं थी। तो इसीलिए शायद उन्होंने अपनी एक यूनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी, चपाती। दूसरी बात ये हो सकती है कि कुछ रिवॉल्यूशनरीज इसके थ्रू ये टेस्ट कर रहे हों कि अगर कोई विरोध होता है तो उनके साथ कौन खड़ा रहेगा और कौन नहीं, या फिर वो ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स अपने शक की वजह से नॉर्थ इंडिया की सबसे स्टेपल डिश रोटी को ही बैन कर दें, ताकि एक और ऑल्टरनेट सिविलियन रिवोल्ट खड़ा हो जाए। खैर, वजह जो भी रही, यहाँ हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि चपाती मूवमेंट की वजह से 6 से 7 महीने तक सिर्फ चपातियां फैली, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। उन्होंने चाहा क्या था वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर मालूम है कि अपनी इस खुद की बनाई तरकीब का फायदा वो नहीं उठा पाए। उल्टा हुआ ये कि इस मूवमेंट पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश इंडिया के उस वक्त के गवर्नर जनरल कैनिंग को काफी अच्छा समय मिल गया। उन्होंने अपनी पूरी ब्रिटिश इंडियन आर्मी, चाहे वो क्रीमिया वॉर से लड़कर आई हो या फिर चाइनीज वॉर से लौट के, उन सबको दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में स्टेशन कर दिया, ताकि वो ट्रेंड रिवॉल्यूशनरी से डील कर सके। और मेरठ, लखनऊ, कानपुर, इन जगहों पर मौजूद रिवॉल्यूशनरीज के सिविलियन फोर्सेस से डील करने के लिए अपने सबसे ट्रस्टेड पंजाब और गोरखा रेजिमेंट को वहां भेज दिया। अब आते हैं हमारी तीसरी सबसे बड़ी गलती पे। इसी दौरान ही कैनिंग ने 1857 रिवोल्ट क्रश करने के बाद हैदराबाद और ग्वालियर को एक्नॉलेज करते हुए कहा कि अगर इन दो इंडियन एम्पायर्स ने उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो इंडियंस उन्हें इस वक्त आसानी से रौंद चुके होते। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द होल सिचुएशन। उस वक्त मराठास के 2 मेजर क्लैंस थे, एक झांसी और दूसरा ग्वालियर का सिंधिया। इनमें से झांसी जब ब्रिटिशर्स से हारी थी तो सिंधिया ने ब्रिटिशर्स की जीत पर एक बड़ा सेलिब्रेशन रखा था
और साथ ही उन्हें 21 तोपों की सलामी दी थी। अब रही बात हैदराबाद के निजाम्स की, तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हेट्रेड साउथ इंडिया तक ना फैले, इसीलिए उन्होंने एज अ बफर स्टेट एक्ट किया। इनकी ही वजह से मद्रास प्रेसिडेंसी की आर्मी एक अकेली ऐसी थी जहां कोई भी रिवोल्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ और पूरा रिवॉल्यूशन सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक सीमित रहा। और फिर एक लखनऊ के चीफ थे मान सिंह, ये रिवोल्ट में जो भी साइड जीतने लगती थी उस साइड से लड़ने लग जाते थे, कभी कानपुर की तरफ से, कभी सिंधिया की तरफ से, तो कभी ब्रिटिशर्स की तरफ से। यानी कि फ्रेंड्स, आप क्लियरली देख सकते हो कि कई प्रिंसली स्टेट्स टेक्निकली सिर्फ अपने खुद के एम्पायर्स के लिए लड़ रहे थे, अपने खुद के फायदे के लिए, ना कि पूरे भारत के फायदे के लिए और ना ही आज़ादी के लिए। अब इस इशू को टैकल करने के लिए नाना साहेब ने यह भी सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए, देश के लोगों का नहीं तो अपने फॉरेन अलाय रशिया से मदद ले ली जाए। बट गेस व्हाट, बैड लक अपने पीक पर था और इसीलिए 1854 क्रीमियन वॉर में अपने 8 लाख में से 5 लाख सोल्जर्स ऑलरेडी गंवाने की वजह से रशिया नाना साहेब को हेल्प करने की स्थिति में नहीं था। और इसीलिए ऐसे डेस्परेट सिचुएशन में हेल्प ना मिल पाने की वजह से ये तीसरा रीजन बन गया कि हम 1857 रिवोल्ट में आज़ादी हासिल नहीं कर पाए। कुछ और मेजर रीजंस थे, मूवमेंट का ऑर्गेनाइज ना होना, लीडरशिप दी भी गई तो एक 70 साल के बुढ़े आदमी को। आप खुद सोचिए वो क्या सोल्जर्स को मोटिवेट करेगा। सोल्जर्स के पास एडवांस्ड वेपनरी भी नहीं थी। इंडियन सोल्जर्स तलवार, भाले और पुरानी गन्स से लड़ रहे थे, तो वहीं ब्रिटिश सोल्जर्स के पास एडवांस्ड रॉयल एनफील्ड गन्स थी जो 1 सेकंड में कई लोगों को मार दें। और ब्रिटिशर्स टेलीग्राफ लाइन का यूज कर रहे थे जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन बंगाल से मद्रास और मद्रास से बॉम्बे पहुंचाने में कुछ सेकंड्स लगते थे। अनदर मेजर रीजन वाज मूवमेंट सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित था और साउथ, वेस्ट और ईस्ट इंडिया पर इसका कोई भी असर नहीं था। लोग ब्रिटिश रूल को एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज देख रहे थे। अब व्हाटएवर मे बी द केस, इस पूरे रिवोल्ट के दौरान पंजाब और गोरखा रेजिमेंट का अपने ही लोगों पर अटैक करना, प्रिंसली स्टेट का अपनों के खिलाफ जाके ब्रिटिशर्स का साथ देना, इन सब एग्जाम्पल से ब्रिटिशर्स ये बात तो अच्छी तरह से समझ गए थे कि इंडियंस को आसानी से खरीदा जा सकता है। और बस फिर ब्रिटिशर्स ने अच्छी खासी सैलरीज के साथ इंडियंस को अपनी आर्मी में हायर करना शुरू कर दिया। और सिलेक्शन का प्रोसीजर भी कुछ ऐसा रखा जिसमें कास्ट नहीं बल्कि एबिलिटीज के बेसिस पर अपॉर्चुनिटीज दी गई। और इस वजह से कहीं ना कहीं लोअर कास्ट के लोगों के लिए ब्रिटिश के लिए काम करना ज़्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन बन गया। और यहीं से हुई उनके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की शुरुआत। ब्रिटिशर्स ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का यूज़ करते हुए अपने एक सीक्रेट एजेंट की मदद से कुछ मेजर सिटी सेंटर्स जैसे बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, इनमें स्थित हिंदू टेम्पल्स के ऊपर लहराते हुए सैफरन फ्लैग को निकालकर उनकी जगह पर हरे फ्लैग्स को इंस्टॉल कर दिया, जिससे हिंदू मुस्लिम राइट्स शुरू हो गए और दोनों ही कम्युनिटीज में रिलीजन को लेकर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी उत्पन्न होने लगी। ये ब्रिटिश के लिए एक मास्टर मूव था। उन्होंने सीधे उसी चीज पर स्ट्राइक किया जिसके एब्सेंस में ये सारा रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, और वो था रिलीजियस एनिमोसिटी। जैसे कि आपको मालूम है, पूरा रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था गन के कार्ट्रिजेस में काऊ और पिग फैट को इस्तेमाल करने से, जिससे कि 2 रिलीजन साथ में मिलकर ब्रिटिशर्स का सामना कर पाए। वो टाइम पे रिलीजियस यूनिटी ने इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया था। लेकिन ब्रिटिशर्स अपनी हार से सीख कर रिलीजियस इनसिक्योरिटी बढ़ाना शुरू कर दिए। उन्होंने सोल्जर्स पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। इससे लोगों में सेगमेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी टूटने लगी। जैसे कोई हिंदू तिलक नहीं लगाएगा, कोई सिख टर्बन नहीं पहनेगा और कोई मुस्लिम बियर्ड नहीं रखेगा। इन सारे रिस्ट्रिक्शन से इंडियन रिवॉल्यूशनरीज फाइनली एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि उन्हें अब आइडिया ही नहीं था कि उनके बगल में जो खड़ा है वो भी उनके साथ है या नहीं। लेकिन दोस्तों, इन सारी चीज़ों को साइड में रखने के बाद भी मुझे लगता है इस रिवोल्ट के अनसक्सेसफुल होने का एक मेन रीज़न था लैक ऑफ कॉमन विजन एंड लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हमारे पास
अच्छी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज होती तो रिवोल्ट अलग अलग जगहों में अलग अलग टाइम पे शुरू ना हुआ होता, हर रीजन का अलग अलग विजन ना होता, मूवमेंट की कोई भी डायरेक्शन क्लियर ना होने के कारण मूवमेंट फ्यूचरिस्टिक नहीं था, मूवमेंट की कोई भी यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी। सोल्जर्स वापस डिग्रेडेड मुगल एम्पायर की तरफ देख रहे थे, ना कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ जो महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंडर हुआ। कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से लड़ रहा था तो कोई अपना राज्य ब्रिटिशर्स को देने को तैयार नहीं था, कोई प्रिंसली स्टेट्स को बचाना चाहता था तो किसी को पता ही नहीं था कि लड़ने का मेन मोटिव क्या है। कम्युनिकेशन की मदद से रिवॉल्यूशनरीज एक कॉमन विजन पर आ पाते और शायद हम 90 साल पहले ही आजाद हो चुके होते।